हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको पता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे आप उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करें जो मैं फॉलो करता हूँ, तो आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड किया। तो लोग मुझसे पूछे थे कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपको समझना होगा, ठीक है। पहले आप अच्छे से माइंडसेट बना लीजिए कि आप मेरी बात को समझने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं और आपको लगे कि सर क्या बोल रहे हो, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, एक इधर सुन के इधर से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात को केयरफुली सुनो, क्योंकि इस बात को जानो कि अगर आपका JRF होगा ना तो इनऑर्गेनिक ही करवाएगा, ठीक है। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि ऑर्गेनिक और फिजिकल लेके आप जो है JRF कर लोगे। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन 90% केस में ऐसा नहीं होता। 90% केस में आपको इनऑर्गेनिक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगी कि मैंने लास्ट तक में सारी बातों को क्लियर किया है। ये बोलना कि पूरा देखिए, ये मेरी किसी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है यूट्यूब के लिए। हाँ, मेरे लिए, आपके लिए स्ट्रेटजी का पार्ट है कि मैं आपके लिए जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ वो ज़रूरी है कि आप इसको शुरू से अंत तक अच्छे से समझिए। तो ज़रा इनऑर्गेनिक को समझने की कोशिश करते हैं क्लास 11-12 की लेवल से और क्लास CSI लेवल तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि मतलब कौन सी ऐसी सिमिलरिटी है, क्या ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कहाँ पर कि चीज़ें अलग हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 11-12 लेवल पे बिल्कुल अलग तरह की होती है। इनफैक्ट हम 11-12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। जो फैक्ट बात, अगर आप याद कीजिए, अगर आपको चीज़ें याद हो तो आपने क्लास 11-12 में इनऑर्गेनिक के नाम पर कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, बॉन्डिंग आपने फिजिकल के साथ ही पढ़ ली होगी, पीरियड टेबल में आपने पढ़ा होगा। हाँ भाई, ठीक है। तो बेसिकली आपने समझने के नाम पे कोऑर्डिनेशन समझा होगा और केमिकल बॉन्डिंग समझा होगा और पीरियोडिक टेबल समझा होगा। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपने कुछ नहीं समझा, मुझे जहाँ तक पता है। ना तो आपको जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का इतू सा भी कोई नॉलेज होगा। D ब्लॉक के रिएक्शन तो खैर आपके सर के ऊपर से जाते होंगे। P ब्लॉक के जो रिएक्शन होंगे जो मेन ग्रुप एलिमेंट वाले, वो भी आपको ज़िंदगी भर परेशान करते हैं। P ब्लॉक के जो मेन ग्रुप एलिमेंट के जो कंपाउंड थे, जो आपको 3A से लेके 8A तक के, वो भी कंपाउंड आपको खूब परेशान करते हैं। समझ ही नहीं आता कि भाई किस में क्या करना है, कैसे याद करना है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब करती होंगी, ठीक है। तो ये बातें मुझे समझ में आती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन यहाँ की जो प्रिपरेशन है, इस लेवल की जो प्रिपरेशन है, ये एक्यूरेटली अलग है, ठीक है। इस प्रिपरेशन को आप 11-12 की प्रिपरेशन से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपके बिल्कुल टंग पे होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इवन कि आयन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं। अब हम लोग ये बात तो समझ जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आपको मानना आपकी मर्जी है, वो आप अपने लेवल पर आप चेक करो कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, मेन ग्रुप एलिमेंट भी पढ़ लो, लेकिन मेन ग्रुप एलिमेंट से उम्मीद मत करना, क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो जितने मार्क्स देगा नहीं, ज़्यादा मार्क्स आपके काट लेगा, ठीक है। अगर आप बहुत स्ट्रांग है आपकी मेन ग्रुप एलिमेंट, तो ही आप मेन ग्रुप एलिमेंट को टच करना। अदरवाइज मेरा पर्सनल सजेशन है कि एज ए स्टूडेंट मैंने तो मेन ग्रुप एलिमेंट के क्वेश्चन को टच नहीं किए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि वो इसके क्वेश्चन जितने सही नहीं होंगे ज़्यादा गलत हो जाएंगे। और ख़ास करके उसमें जो वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, सिक्वेंस वाले, कि आप उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, उसमें तो खैर फंसिएगा ही मत आप। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आप उसमें तो आप मत फंसिएगा। पता है क्यों नहीं फंसिएगा? क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको ऑर्डर दिखेगा, वो ऑर्डर आपको लगेगा ये ऑर्डर सही है, और वो क्या करेगा, कोई ऐसा लॉजिक लगा देगा, उसके अंदर से कोई ऐसा लॉजिक निकलेगा कि उसका ऑर्डर कुछ और हो जाएगा और आपके मार्क्स नेगेटिव चले जाएंगे। मैंने तो पर्सनली यही एक्सपीरियंस किया। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे के सारे एक्सेप्शनल होते हैं। अगर आपने सेम एज इट इज़ पढ़ रखा है तो फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आपने उस टाइप के नहीं, मेरी बात को ध्यान दीजिए, उस टाइप की नहीं, उस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ इसको क्विट कीजिए, स्किप कीजिए इस क्वेश्चन को। जब तक कि आप 110% एश्योर्ड ना हो, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन उसको मत लगाइए। उसमें क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसा लॉजिक फंसा देगा, कोई ऐसा एक्सेप्शन लगा देगा कि पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आपका जो हो गया रॉन्ग हो गया। चलिए, पहली बात है तो मेन ग्रुप एलिमेंट से बचिए आप। मेन ग्रुप एलिमेंट के खास करके जो वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन, उससे आप बिल्कुल बचना है। मेरी सलाह है कि आप उन क्वेश्चंस को क्विट कीजिए। देखिए, नॉलेज अलग चीज़ है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग चीज़ है। अब आप 3-4 क्वेश्चन बनाओ, वो नेगेटिव मार्किंग ले आए तो आपके लिए तो भाई बहुत बुरी बात है ना।
ठीक है। और मैंने अच्छे स्टूडेंट को देखा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन गलत करते हो, आप सही करोगे वो गलत हो जाएगा। तो मेन ग्रुप एलिमेंट इस पे यहाँ पे हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल है, अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से देखिए, उससे सवाल जो भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल तो 2-3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल और मेन ग्रुप एलिमेंट तीनों को समग्र वे में पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, इनको अलग नहीं करना है। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने 11-12 लेवल में पढ़ी होगी। अगर आपने अच्छी जगह पे तैयारी की है 11-12 की, तो आपको नो डाउट कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ाया गया होगा और आपको कोऑर्डिनेशन समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो कोऑर्डिनेशन आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन आपको दिल खोल के नंबर देगा, ठीक है। हालांकि अब तो CSIR के क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ईजी वे में बन जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ो, मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, अगर आप मुझे फॉलो करो तो आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन इतनी भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। कोऑर्डिनेशन के बारे में चलो मैं आपको और क्या बताऊँ, बस ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, चीज़ें समझ में आएगी आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग से ऊपर से नहीं जाएगा, कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आएगी, इस लेवल पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन आपको जरूरी है पहले आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता हो। खासकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिना तो आप जो है कोऑर्डिनेशन को टच भी मत करना, जब तक कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल आपको थ्रू आउट वे में ना आ जाए, बिल्कुल जब धुआंधार स्टाइल में आता है ना जब कोऑर्डिनेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तब जाके आपको कोऑर्डिनेशन में बहुत एज मिलेगा काम करने का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे सामने खड़ा है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। वाओ, इससे प्यारा टॉपिक तो हो ही नहीं सकता। जैसे कैसे हम लोग वो जो पपी होते हैं छोटे छोटे, उनके साथ हम खेलते हैं, जो रैबिट होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं, कितना मज़ा आता है ना। तो वैसे इस टॉपिक से खेलने में मज़ा आता है। हाँ, शर्त ये है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर सही हो और उसने आपको एक पर्टिकुलर वे में पढ़ाया हो। ये नहीं कि कभी छक्का मार दिया, कभी चौका मार दिया, कभी सिंगल ले लिया, कभी आउट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक देखिए, एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मेरा खुद का क्या है ना कि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है ना कि जो सामने स्टूडेंट बैठा है वो बिल्कुल जीरो ब्रेन लेके आया हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको मुझे जीरो समझाना, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। और एक अच्छा टीचर होने के नाते मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, मुझे क्या बोलना है, मेरे टंग से क्या निकल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी कौन सी बात को सुन रहे हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मुझे क्या बोलना है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ ताकि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो कि आपको लगे सर ये क्या बोल दिया आपने, इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है भाई, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक में जो कोऑर्डिनेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ना। जहाँ तक ऑर्गेनोमेट्रिक की बात है, ऑर्गेनोमेट्रिक में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑर्गेनोमेट्रिक आप मुझे फॉलो करो, किसी और को फॉलो, जिसको भी आप चाहो फॉलो करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ढंग से आपके नोट्स बन जाने चाहिए ऑर्गेनोमेट्रिक में, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्रिक के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन रिएक्शन पार्ट से होते हैं, कार्बिन से होते हैं, मैकेनिज्म से होते हैं, लेकिन वो सारे ईजी वे में बन जाएंगे। आपको बस ये सोचना है कि आपको कैसे भी करके ऑर्गेनोमेट्रिक का सिलेबस कंप्लीट करना है। ऑर्गेनोमेट्रिक में कोई भी चीज़ टफ नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो तो ऑर्गेनोमेट्रिक में कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी, आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी ऑर्गेनोमेट्रिक में। आप इस चीज़ को मेरे से आप गारंटी ले लो। हाँ, शर्त ये है कि आपने ऑर्गेनोमेट्रिक को कायदे से उसका पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है। हाँ, अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कितना लेक्चर पढ़ाया। अभी तो मैंने 18 या 19 लेक्चर पढ़ाए हैं इन टोटल मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन के मिनिमम आएंगे तो 36-38 के आसपास, 36 के आसपास, 35-36 तो लेक्चर आएंगे ही। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई कोऑर्डिनेशन, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। मुझे लोग ट्रोल करते हैं कि मैंने किसी बारे में बड़ा बोल दिया था कि किसी पर्सन ने ऑर्गेनोमेट्रिक को सिर्फ 12 या 15 लेक्चर में ख़त्म कर दिया था, कैसे हो सकता है। तो कुछ बच्चों ने मुझे ट्रोल किया, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने 18 लेक्चर पढ़ा दिए कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक का भी, और ऑर्गेनोमेट्रिक का भी 50% से थोड़ा ऊपर हुआ है। ऑर्गेनोमेट्रिक बहुत कायदे से पढ़ने की चीज़, लगभग 35-36 लेक्चर होते हैं, तब जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो खैर चलिए इस बात पे नहीं जाते हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक आपको ढंग से करना है। देखिए, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है वो बहुत इजी है, ठीक है। हम डरते थे उसके रिएक्शन पार्ट के कारण, और इस लेवल पे क्या उसका रिएक्शन पार्ट नहीं है, उसमें रिएक्शन पार्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसका जो रिएक्शन पार्ट है ना, वो रिएक्शन पार्ट ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात है कि उस चीज़ का लॉजिक आपके पास प्रेजेंट है कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत ईजी वे में आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक समझ में आएंगे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में आपको अच्छे से क्या करना है, डी ब्लॉक में थोड़े बहुत रिएक्शन है भी, एफ ब्लॉक में तो रिएक्शन बिल्कुल गायब है। तो डी ब्लॉक में क्या करना है, डी ब्लॉक को समझने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें, पहले इसको समझिए, कुछ चीज़ों को कमांड कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है,
और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएबल होता है, मतलब जो वेरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए फटाफट बताइए कि MnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 10 सेकेंड में बताइए, मन में सोचिए। +7। K2Cr2O7 में जो होता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सोचिए, +6। MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। K2Cr4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +8/3। मतलब +2 भी है, +3 भी मिक्सअप है वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, आपने अगर इन सारा के सवाल आंसर फटाफट कर दिए, इसका मतलब कि आपको चीज़ें आ रही है, आप ऑर्गेनोमेट्री में आपका जो है मतलब कहीं फंसोगे नहीं डी ब्लॉक में। चलते हैं एफ ब्लॉक की तरफ, ठीक है। देखिए मेनली एक बार वापस चलते हैं। डी ब्लॉक में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वही उसके बारे में सारा कुछ बताता है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में कुछ है नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसमें ज़्यादा एक्सेप्शन है नहीं, ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्शन कोई कुछ खास नहीं, क्योंकि उसका जो ट्रेंड होता है ना वो रेगुलर वे में बढ़ता है। एस ब्लॉक को स्किप कर दीजिए, पॉसिबल है तो। मुझे तो लगता है एस ब्लॉक शायद है भी नहीं, हालांकि है नहीं, है मेन ग्रुप एलिमेंट में है, ठीक है। लेकिन ये सब में बहुत एक्सेप्शन होता है, छोटे छोटे ऐसे एक्सेप्शन होंगे कि आप पागल हो जाओगे। तो आप क्या करना है कि जैसे स्टार्टिंग से बात करो, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और मेन ग्रुप एलिमेंट, इसको समग्र वे में पढ़ो, एक साथ पढ़ो। कोऑर्डिनेशन को ताबड़तोड़ स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छे समझ में आएगी। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा है, उसका रेफरेंस लेके आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। ऑर्गेनोमेट्रिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी, ऑर्गेनोमेट्रिक ही आपका जो है ना आपके रिजल्ट का बैकबोन होगा। ऑर्गेनोमेट्रिक ही आपको मेन रिजल्ट निकाल के देगा। अगर आपको मेन रिजल्ट लाना तो ऑर्गेनोमेट्रिक की हेल्प के बिना आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्गेनोमेट्रिक तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद कौन सा टॉपिक बच जाता है? उसके बाद बच जाता है बायो इनऑर्गेनिक। वाह 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 मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बायो इनऑर्गेनिक समझने में मुझे लगभग 6 से 8 महीने लग गए। जिस टीचर ने मुझे बायो इनऑर्गेनिक पढ़ाया, उनसे आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने CSI की तैयारी GSI जाके की होगी तो मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या पढ़ाया उन्होंने, कैसे पढ़ाया, भगवान जाने और वही जानते थे। 2 ही लोग जानते थे, भगवान जानते थे, वो जानते थे। उनकी क्लास में जो रिपीटर्स थे उनको समझ में आता था। मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज आप मुझे गालियाँ दोगे। तो वो रिपीटर्स को ही समझ में आता था कि सर एग्जैक्टली क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं। तो बायो इनऑर्गेनिक को मैंने फिर बहुत अलग से मेहनत की, और मुझे लगता है ना, ये मेरा हमेशा सपना रहा था कि किसी भी टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि उस टाइप से कोई ना पढ़ा सके, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक को जिसने बनाया भी होगा ना, उससे भी बेटर पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ कि जिन्होंने बायो इनऑर्गेनिक को लिखा होगा, जिसके सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए होंगे, उन सबको मिला के भी अगर सारे लोग बैठ जाएँ समझाने के लिए, तो मैं भी उससे बेटर समझाऊँ। इस चीज़ की पूरी कोशिश मैंने बायो इनऑर्गेनिक में की है, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी है। आपको पता है कि जब बायो इनऑर्गेनिक के मैंने 6 लेक्चर्स लाए, तो आपको 6 लेक्चर्स दिखते हैं, लेकिन उन 6 लेक्चर्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मुझे पूरे का पूरे 1 मंथ का टाइम लगा। 1 मंथ मैंने प्लान किया, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे बैठे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किताब में यूँ लिख दी गई है, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। हेमेटिन, फेरेटिन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये चीज़ें आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे ब्लू ब्लड काम करता है, मतलब कैसे मतलब चीज़ें बदलती है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों का मैंने लॉजिक निकाला। आपको पता है बहुत टफ था इसका लॉजिक ढूंढना, क्योंकि किताब में पढ़ के लॉजिक ढूंढना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल वे में हम उसे अपने सेंस के बिहाफ पे चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई चीज़ें किताब में कुछ और लिखी, जबकि रियलिटी में आपको सेंस लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ किताब पढ़ के काम नहीं चलेगा। किताब पढ़ के आप किसी को बहुत अच्छा नहीं समझा सकते जब तक कि आप अपना खुद का सेंस, खुद का बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस तीनों को एक साथ ऐड ना कर दें। तो इसका मतलब है कि बायो इनऑर्गेनिक में तो इतनी गारंटी है कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, उसमें से आपको 90% क्वेश्चन आपको बायो इनऑर्गेनिक से हो जाएंगे। बायो इनऑर्गेनिक क्या, मैं तो सारे टॉपिक को लेकर गारंटी देता हूँ कि आप मेरे टॉपिक्स देखो, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। अब कौन सा बच गया? एफ ब्लॉक जो था। एफ ब्लॉक में तो आपको क्या करना है, कुछ ट्रेंड है। सबसे पहले उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल बताऊंगा मैं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड होता है, उसको थोड़ा समझ लो अच्छे से, थोड़ा बहुत रट जाओ। कोऑर्डिनेशन का यूज़ होता है वहाँ पर, उसके आयन के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई होता है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 12 वाले कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है। तो ले दे के बात यही होती है ना कि जो CSI का इनऑर्गेनिक है वो सबसे ईजी है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं समझते? क्योंकि इनऑर्गेनिक का हमने सबसे वर्स्ट फॉर्म देखा है जब हम क्लास 11-12 में थे। जब हम क्लास 11-12 में थे तो हमें लगता था ना कि इनऑर्गेनिक से टफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ रटना पड़ता था। हमारे जो गुरुदेव थे ना पटना में,
वो इतना मोटा डंडा लेते थे और डंडा लेके दे डंडा, चल याद कर, ऐसे थोड़ी होता था भाई। ठीक है। एक भगवान आदमी मिले मुझे, मन्नू कुमार सर, जो पटना में पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं अभी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उनसे बेटर टीचर मैंने आज तक कभी इनऑर्गेनिक में नहीं देखा। चीज़ों को इतना वो उस 11-12 लेवल पे जितना चीज़ों को एलेबोरेट करके बताते हैं बेसिक लेवल पे, तो सच में उनका फ़ैन हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि आपको इनऑर्गेनिक को पूरे एक साथ करना है। ऑर्गेनिक से बहुत ईजी है इनऑर्गेनिक, फिजिकल से तो खैर बहुत ईजी है। टॉपिक वाइज ये सेपरेट है, बस एक जगह करना है ठीक ठाक से, और एक जगह करके हमें ढंग से पढ़ना है। क्या क्या है बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़िए स्पेक्ट्रोस्कोपिक वे में। छोड़ भी दोगे तो उसको इनऑर्गेनिक से मतलब नहीं, उसको मतलब नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो स्पेक्ट्रो का पार्ट हो गया है। जब हम क्लास 11-12 में थे तो वो केमिस्ट्री का पार्ट था, कभी पढ़ा वो फिजिक्स का पार्ट हो गया। अब जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर फोकस मत कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग को ठीक से पढ़िए, पीरियोडिक टेबल को ठीक से पढ़िए, तो आप मेन ग्रुप एलिमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। गारंटी नहीं देता मैं आपको। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो यहाँ से 4-5-6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और इसकी हेल्प से आपको मेन ग्रुप एलिमेंट से जो याद करने वाले डायरेक्ट सीधे वाले क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। मतलब आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और मेन ग्रुप एलिमेंट मिला के तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं लगभग 30 मार्क्स के। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लॉजिकल स्टूडेंट हो, तो आप 15 मार्क्स तक आप उठा सकते हो। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तो आप 10 मार्क्स तो आराम से उठा सकते हो। इससे उम्मीद भी मत करो। और कभी भी इसके जो सीक्वेंस वाइज वाले क्वेश्चन होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें तो फंसना ही मत। मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ। इसके बाद आ जाओ आपको कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन आपको कायदे से करनी होगी। टफ टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, लेकिन चूंकि आपने 11-12 में पढ़ रखा है इसलिए आपको यहाँ हेल्प मिलेगी, अच्छे से कर लो। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है वैसे मैंने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी पढ़ाया है। आप अच्छे से देखो। एक अच्छी टीचर के अंडर में ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, लेकिन कोई भी टीचर जो अच्छे हों उनके अंडर में आपको ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ो तो आपको ऑर्गेनोमेट्रिक के अप्रॉक्स क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना टफ टॉपिक नहीं है। बात करते हैं बायोइनऑर्गेनिक की। बायोइनऑर्गेनिक को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है जब तक कि कोई बहुत लॉजिकल वे में उसको ना समझाए। मैंने पूरी कोशिश की है। 6 लेक्चर हैं, आपको 2-3 घंटे लगेंगे। 6 लेक्चर का मतलब हो गया आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे। आप एक बार कोशिश करो देखने की। उसके बाद कौन बच गया? उसके बाद बच गया आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये टॉपिक 11-12 जितने डरावने नहीं हैं। इनमें रिएक्शन पार्ट को अप्रॉक्सीमेटली निकाल दिया गया है। लॉजिकल वे में आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ना है। बहुत आपकी हेल्प होगी यहाँ पर। अच्छे से पढ़ लोगे आपको इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिलाकर ऑर्गेनोमेट्रिक सारे मिलाकर आपको जो होता है लगभग 50 to 60 मार्क्स, 60 मार्क्स तो आपको ईजी वे में आ जाएंगे। अगर आप ठीक ठाक से पढ़ते हो तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और इनऑर्गेनिक से ज़्यादा कोई मार्क्स आपको दे भी नहीं पाएगा, ना ऑर्गेनिक देगा ना फिजिकल देगा। तो 60 आपको मिनिमम स्कोर है। ठीक है, 60 आपका मिनिमम स्कोर है, लेकिन 60 के बदले 70 भी आप इनऑर्गेनिक से उठा सकते हैं अगर आपने ठीक से इनऑर्गेनिक पढ़ी है। बच गया आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक से आप अच्छे से तैयारी कीजिए तो 35-40 मार्क्स तो आपको ऑर्गेनिक के ही नहीं जाएंगे। तो JRF हो गया आपका। और बाकी अगर आपको स्कोर करना है तो फिजिकल पे भी आ जाइए। फिजिकल के जो मेन टॉपिक हैं चलिए इस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, आज इसकी बात ना करें, फिजिकल की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।